नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए पिछले एक दशक में भारत की ओर से की गई प्रगति और लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी 100 दिन भी नहीं हुए हैं। हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने में जुटे हैं। हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हम भारतीयों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सफल रहे हैं। देशवासियों को सुशासन देना हमारा संकल्प है। सुधार, प्रदर्शन, परिवर्तन हमारा मंत्र रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के न्यायिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिला न्यायपालिका को न्याय की प्रथम सीढ़ी बताया। पीएम ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने लोकतंत्र संरक्षक के तौर पर अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाई है। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद जब भी मौलिक अधिकारों पर प्रहार हुए, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारों की रक्षा की। पीएम ने कहा कि जब कभी देश की सुरक्षा का सवाल आया तो न्यायपालिका ने हमेशा राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखा। प्रधानमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में इसको लेकर जिला न्यायपालिका को तेजी से प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका के महत्व पर चर्चा की। CJI ने इसे देश की न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ बताया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने न्यायपालिका को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम न्यायपालिका के लिए निरंतर सम्मान जाहिर करते रहे हैं। रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी। पीएम ने 3 वंदे भारत रेलगाड़ियों को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने मेरठ, लखनऊ, मदुरई, बेंगलुरु और चेन्नई, नागरकोइल मार्गों पर इन सेवाओं का शुभारंभ किया। इन ट्रेनों से यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं मिलेंगी। साथ ही इनसे यात्रा में लगने वाला समय कम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम ने कहा कि इन नई रेल सेवाओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों को बहुत लाभ होगा। पीएम ने तमिलनाडु और कर्नाटक में नई वंदे भारत सेवाओं को अहम बताया। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत का तेजी से विस्तार हो रहा है। पीएम ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनें सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां जहां वंदे भारत ट्रेनें पहुंच रही हैं, वहां विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। पीएम ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में रेलवे के विकास के लिए पिछले एक दशक में हुए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को अभूतपूर्व बताया। दिल्ली में आयोजित ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विश्व में चीन की समस्या एक आम समस्या है। हम दुनिया के अकेले देश नहीं हैं जो चीन के बारे में बहस कर रहे हैं। आज यूरोप में भी चीन एक बड़ी बहस का विषय बना हुआ है।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायो E3 यानी कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार पर नीति जारी की। इस अवसर पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश गोखले और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस नीति से हमारी जीवन शैली में भी क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि विश्व की भावी अर्थव्यवस्था काफी हद तक जैव आधारित होगी। 21वीं सदी की अगली क्रांति जैव क्रांति होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में परिवर्तन किया गया है। अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगहों पर अब 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी राजनीतिक कलाबाजी की माहिर हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। असम के CM और झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा घुसपैठियों के खिलाफ खड़ा होगा तो हमें साथ मिलकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली स्थित करणी सिंह शूटिंग रेंज का दौरा किया और वहां पर उपलब्ध तमाम सुविधाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरह से खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए सुविधाओं के स्तर में और बढ़ोतरी की जा सकती है। झारखंड के पूर्व CM मधु कोड़ा भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर राज्य भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी और पूर्व CM चंपई सोरेन मौजूद थे। इस साल की शुरुआत में उनकी पत्नी गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थीं। असम विधानसभा में जुमे की नमाज पर ब्रेक खत्म करने के फैसले पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने असम के CM पर एक विवादित बयान दिया है। तेजस्वी यादव के बयान पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कोई क्या बयान देता है, इससे हमारा कार्य नहीं रुकेगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की ओर से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 दिन पहले वन विभाग ने 4 भेड़िए पकड़ लिए और बाकी 2 भेड़ियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वन विभाग की मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह के मुताबिक आज इन भेड़ियों को देखा गया और घेरा गया, लेकिन पकड़ में नहीं आ पाए। इन बाकी भेड़ियों को जल्द ही पकड़ने की उम्मीद जताई है। RSS की अखिल भारतीय समन्वय बैठक केरल के पलक्कड़ में शुरू हो गई है। इसमें भारतीय मजदूर संघ और विहिप जैसे 32 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। 2 सितंबर तक चलने वाली इस बैठक में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित संघ के सभी शीर्ष पदाधिकारी और 32 संघ प्रेरित संगठनों के प्रमुख नेता शामिल हो रहे हैं। RSS की 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में संगठन के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण मोगल राजपुरम इलाके में एक घर ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। बारिश के मद्देनजर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तेलंगाना के कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव वाला सिस्टम आज तक चक्रवात में तब्दील होकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में केंद्रित हो सकता है। तेलंगाना में मौसमी हवा का दबाव क्षेत्र बनने से भी कुछ जिलों में भारी बारिश और अन्य में मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने स्थानीय निवासियों को अगले 3 दिन तक आवश्यक सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी। ओडिशा के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम का अनुमान है। मौसम विभाग मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जता रहा है। साथ ही 2 और 3 सितंबर को पंजाब और राजस्थान में भारी वर्षा की संभावना है।
मौसम विभाग ने दिल्ली में भी 1 और 2 सितंबर को मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोके जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते तेजी से आर्थिक संकट बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में वो सफल हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक बड़ा हादसा टल गया जब MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा ले जाया जा रहा एक खराब हेलीकॉप्टर आसमान से अचानक जमीन पर गिर गया। ये खराब हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरा उस दौरान आसपास कोई मौजूद नहीं था। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। सीमा सशस्त्र बल की रेस्क्यू टीम ने पटना में गंगा नदी में डूब रही एक युवा लड़की को बचाने में सफलता हासिल की। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला और उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने इस साहसी कार्य के लिए टीम के कर्मियों की सराहना की और उनके वीरतापूर्ण प्रयास के लिए इनाम की भी घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कन्नौज में कहा कि सरकार स्वास्थ्य के खर्च में लगातार वृद्धि कर रही है, साथ ही ज्यादा से ज्यादा अच्छा और सुविधाजनक स्वास्थ्य केयर मुहैया करवाने के लिए भी प्रयासरत है। साइबर फ्रॉड आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस के दक्षिण पश्चिम जिले की साइबर टीम ने कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि ये साइबर ठग अलग अलग तरीकों से ठगी किया करते थे, जिसमें स्टॉक मार्केट में निवेश, वर्क फ्रॉम होम, ड्राइवर, ट्रक प्लस कार्ड और कुछ वेबसाइट के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई एक झटके में उड़ा देते थे। दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर हादसा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 आरोपियों को 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। कोर्ट ने मामले में जांच को आगे बढ़ाने और आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के लिए कस्टडी को जरूरी बताया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मारपीट और उगवाही के मामले में बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन को बरी कर दिया है। ये मामला 2007 में दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके के राजस्थान गेस्ट हाउस में हुई वारदात से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बेबुनियाद और झूठे बयानों से जनता को गुमराह करने वालों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि देश के संविधान, आरक्षण या लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यूपीआई कई और देशों तक बढ़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक पर 2.68 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नियमों के उल्लंघन के बाद आरबीआई ने यूको बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है। केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर आरबीआई ने सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यूपीआई से अप्रैल जुलाई की अवधि में 81 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। इसमें सालाना आधार पर 37% की बढ़त देखने को मिली है। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। प्रॉपर्टी टेक फर्म स्क्वायर यार्ड्स ने बीते 3 वित्त वर्षों में करीब 737 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है। बीते तीनों वर्षों में कंपनी ने प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा दर्ज किया है। देश में डिजिटलाइजेशन बढ़ने के कारण फिनटेक कंपनियों में काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। इसी का असर है कि 35 से ज्यादा फिनटेक कंपनियां अगले कुछ वर्षों में अपना आईपीओ लाने की योजना बना रही हैं। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 2,100 रुपये प्रति टन से घटाकर 1,850 रुपये प्रति टन कर दिया है। घरेलू वस्तुओं का उत्पादन करने वाली प्रमुख स्वदेशी एफएमसीजी कंपनी इमामी हेलियोस लाइफस्टाइल में शेष 49.6% हिस्सेदारी भी खरीदेगी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर सरकारी खर्च में कमी होने से अप्रैल-जून तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर घटकर 15 महीने के निचले स्तर 6.7% पर आ गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास के निदेशक डॉक्टर डीके सुनील ने 1 सितंबर 2024 से कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। वो सीवी अनंत कृष्णन की जगह लेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वायुसेना कमांडर माइकोला ओलेश्चुक को बर्खास्त कर दिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि देश अपने सभी सैन्य पायलटों का सदैव आभारी रहेगा। हालांकि उन्होंने वायुसेना प्रमुख की बर्खास्तगी का कोई कारण नहीं बताया, लेकिन कर्मियों की सुरक्षा और कमांड स्तर पर सैन्य मजबूती की जरूरत पर जोर दिया। वायुसेना कमांडर की बर्खास्तगी की घोषणा यूक्रेनी सेना द्वारा रिपोर्ट किए जाने के ठीक एक दिन बाद की गई थी कि जब एक बड़े रूसी हमले को विफल करते समय F-16 जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके पायलट की मौत हो गई। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सैन्य कर्मियों ने सुमी क्षेत्र में यूक्रेनी सशस्त्र बलों के एक बड़े मिसाइल और तोपखाने हथियार गोदाम को नष्ट करने में सफलता हासिल की है। उधर रूस के मॉस्को में एक अस्थायी आवास केंद्र कुर्स्क क्षेत्र से निकाले गए बच्चों के रहने की जगह बन गया है। एलेना जुबकोवा की देखरेख वाले इस केंद्र में अभी 126 बच्चे हैं। इस केंद्र में रह रहे बच्चे दर्दनाक अनुभवों के साथ अपनों के बीच आने की उम्मीद पाले हुए हैं। कुर्स्क क्षेत्र से रूसी नागरिकों को निकालने का काम लगातार जारी है। रूसी शहर बेलगोरोड में यूक्रेनी गोलाबारी में एक नागरिक की मौत हो गई, जबकि 7 घायल हो गए। यूक्रेन के मुताबिक उनके सैनिक रूसी क्षेत्र के 35 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गाजा में पोलियो अभियान की शुरुआत हो चुकी है। अभियान की आधिकारिक शुरुआत खान यूनिस के नासिर अस्पताल के बाल चिकित्सा वार्ड में फलस्तीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा शिशुओं को टीका लगाने के साथ हुई। WHO का लक्ष्य 3 चरणों में मध्य, दक्षिणी और उत्तरी गाजा में लगभग 6,40,000 बच्चों का टीकाकरण करना है। वैक्सीनेशन अभियान सेंट्रल गाजा में शुरू होगा, जहां 3 दिन का सीज फायर रहेगा। इजरायली सैन्य अभियान के चलते यूएन ने वेस्ट बैंक के कई शिविरों में अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं। यूएन के मुताबिक वेस्ट बैंक के उत्तरी हिस्से में इजरायली सुरक्षा बलों का अभियान शरणार्थी शिविरों में हजारों लोगों को प्रभावित कर रहा है।
इजरायली सेना ने कहा कि गाजा को भेजी जाने वाली मानवीय सहायता अमेरिकी मालवाहक जहाज के जरिए इजराइल पहुंची। सेना के मुताबिक 3,500 से अधिक पैलेट साइप्रस से एक समुद्री गलियारे के माध्यम से यूएस के ट्रिनिटी में पहुंचाए गए। अमेरिका और इराकी सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में 15 लड़ाकों को ढेर कर दिया है। साझा ऑपरेशन में चरमपंथी समूह के नेतृत्व को निशाना बनाया गया था। सेंट्रल कमांड ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी और इराकी सैनिकों की खतरनाक हथियारों, ग्रेनेड और धमाका करने वाले सुसाइड बेल्ट से लैस लड़ाकों से मुठभेड़ हुई। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने का आदेश दिया है। यह आदेश एलन मस्क द्वारा देश में एक कानूनी प्रतिनिधि का नाम बताने से इनकार करने के बाद दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मस्क को चेतावनी दी थी कि यदि एक्स ब्राजील में एक प्रतिनिधि को नामित करने के उनके आदेश का पालन करने में विफल रहा तो देश में एक्स को बैन कर दिया जाएगा। चीन और फिलीपींस के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। दक्षिण चीन सागर से ऐसी वीडियो सामने आई है जो चीनी नौसैनिक की कारस्तानी को सबके सामने लाकर रख रही है। दक्षिण चीन सागर में एक चीनी तटरक्षक जहाज ने जानबूझकर फिलीपींस तटरक्षक जहाज बीआरपी टेरेसा मेगा बानुआ को एस्कोडा शोल के पास 3 बार टक्कर मारी। हालांकि इस घटना पर चीन ने अपना पक्ष रखा। चीन के राज्य समर्थित मीडिया के मुताबिक शनिवार सुबह फिलीपींस के जहाज ने लंगर डाला और चीन के जियानबिन चियो में उकसावे की कार्रवाई की। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में WHO द्वारा एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद से डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारी हाई अलर्ट पर हैं। विजाना में एमपॉक्स सेंटर के प्रमुख ने बताया कि अगर ध्यान न दिया जाए तो एमपॉक्स गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने निशानेबाजी से एक और पदक हासिल किया। भारतीय निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक हासिल किया। रूबीना ने फाइनल में 211.1 अंक हासिल किए। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का ये 5वां पदक है। एक और छोटा सा ब्रेक। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी कि ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ बोलो ना। इधर आओ। क्या बात है? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ कहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नितेश कुमार ने पुरुष एकल SL3 वर्ग के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। नितेश ने थाईलैंड के वुनसुन मोंगखोन को सीधे गेम में 21-13, 21-4 से हराया। भारत के एक अन्य बैडमिंटन खिलाड़ी सुकांत कदम ने पुरुष एकल SL4 स्पर्धा का ग्रुप चरण मैच जीतकर सेमीफाइनल में स्थान बनाया।
भारत को तीरंदाजी में निराशा हाथ लगी है। पदक की दावेदार मानी जा रही 17 वर्षीय शीतल देवी को प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला पैरा साइकिलिस्ट ज्योति गाडेरिया C1 3500 मीटर टाइम ट्रायल क्वालिफाइंग में 52,098 सेकंड के साथ 52.098 सेकंड के साथ 11वें स्थान पर रही। महिला बैडमिंटन खिलाड़ी मनदीप कौर ने शानदार वापसी करते हुए एकल SL3 ग्रुप चरण के मुकाबले में जीत दर्ज की। यूएस ओपन में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके और गत चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। जोकोविच को तीसरे दौर में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्से पोपिरिन ने शिकस्त दी। भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने यूएस ओपन के पुरुष युगल के तीसरे दौर में स्थान बना लिया है। पुरुष युगल में ही भारत के यूकी भामरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी भी तीसरे दौर में पहुंचने में सफल रही। नई दिल्ली में आयोजित स्पोर्ट्स इंडिया और बिजनेस 2024 एक्सपो के 12वें संस्करण का समापन हो गया। उरुग्वे के मिडफील्डर मैनुअल उगार्टे अब इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते दिखाई देंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यह करार करीब 50 मिलियन यूरो में किया है। अभिनेता राजकुमार राव अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर एक्ट्रेस हुमा कुरैशी, सोनम कपूर और सोनाली बेंद्रे समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने उन्हें बधाई दी। अभिनेता राजकुमार राव ने 40वें जन्मदिन के मौके पर एक्शन थ्रिलर फिल्म मालिक का फर्स्ट लुक जारी किया। कोलकाता में हुए रेप और हत्या के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने की मुहिम में गायिका श्रेया घोषाल भी शामिल हो गई हैं। श्रेया ने कोलकाता में सितंबर में होने वाले अपने लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट को रद्द करने का ऐलान किया है। म्यूजिक सेंसेशन किंग ने मोनोपोली मूव्स लिसनिंग पार्टी टूर के लिए हैदराबाद में धमाल मचा दिया। बीती रात किंग ने एक अविस्मरणीय पड़ाव के लिए मंच संभाला, जिससे पूरा शहर झूम उठा। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा अग्रणी ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म पोकर स्टार्स से जुड़ गए हैं। फिल्म तुम्बाड़ साल 2018 में रिलीज हुई थी। तुम्बाड़ 13 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में वापसी करते हुए फिर से रिलीज होने जा रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीवनी पर आधारित विवादित फिल्म द अप्रेंटिस रिलीज होने के लिए तैयार है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म स्त्री 2 का जलवा जारी। 2 सप्ताह में फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 453 करोड़ की शानदार कमाई की है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।